हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर का सेक्शन 2, जिसके अंदर हमने क्या करने हैं, इसके अंदर हम करेंगे केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चंस 17, 18, 19 एंड 20। और इसके अंदर आप लोगों को क्या दिया जाता है, इसके अंदर आप लोगों को जैसे कि 17 क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोगों को 5 पार्ट्स दिए जाएंगे, 5 सब पार्ट्स, जिसके अंदर से आपको सिर्फ 4 सब पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। आप एक छोड़ सकते हैं, राइट। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 की वीडियो नहीं देखी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को देखते ही डर जाते हैं और वो कई बार अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। वो बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे सेक्शंस अटेम्प्ट कर लेंगे और बाद में देखते हैं केस स्टडी पे, फिर कर देते हैं, टिक कर देते हैं, कोई भी उनको जो लगता है ऑप्शन वही टिक कर देते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को अगर लगता है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो आप बिना केस स्टडी को स्टडी किए क्या कर सकते हो, अगर आप क्वेश्चंस देखो इसके, आप नॉर्मल क्वेश्चंस भी जो आप लोगों की बुक में होते हैं वो फॉर्मूलाज लगाकर भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी तक ये केस स्टडी नहीं डिस्कस करी है, बट अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखती हूँ तो उन्होंने बोला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपने 7th चैप्टर के अंदर मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बस इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। देखिए अभी तक मैंने इसको स्टडी नहीं किया है तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कभी भी केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चंस को मत छोड़िए, उसके ऑप्शंस देखिए और जहाँ जहाँ आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं वहाँ फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे भी देख सकते होगे कि इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट होगा। इक्वी डिस्टेंस है तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने 7th चैप्टर, आपको पता चल गया होगा अब तक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया हुआ है, 7th चैप्टर की वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, सारे बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी को उन्होंने बोला, ये आपको डायग्राम्स दिए गए हैं एक सन रूम के। सन रूम का मतलब होता है कि एक ऐसा रूम जहाँ पर कुछ वॉल्स एंड रूफ ग्लास की होती है ताकि सनलाइट अंदर आ सके। इट विल बिल्ड ऑन टू द वॉल ऑफ हाउस। इसका मतलब है कि ये सन रूम एक घर की वॉल के आगे बनाया गया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। द वॉल्स ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स, यानी कि सन रूम की वॉल्स स्क्वायर शेप की ग्लास की बनाई गई हैं, राइट। द रूफ इज मेड यूजिंग, रूफ को हमने कैसे बनाया है, क्लियर ग्लास पैनल से बनाया है, ट्रेपीजियम है शेप में और सेम साइज आप देख सकते होगे। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू मतलब कि ये रूफ का व्यू है और रूफ में ये क्या बनी हुई है, ये ट्रेपीजियम 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 बना हुआ है। 1 टिंट ग्लास पैनल हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन शेप, और इसका ये जो सेंटर का है ये क्या है, ये हाफ ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या होता है, जिसकी 8 साइड्स होती हैं और इसका हाफ है, तो यानी कि 1 2 3 4 ये हाफ हो गया। अगर ऐसे ही होता ये पूरा कंप्लीट ऑक्टागन होता, लेकिन ये कंप्लीट इसकी क्या है, टॉप व्यू है। तो ये है इसका फ्रंट व्यू, सामने से कैसा दिखाई देता है, ये रूफ व्यू यानी कि ऊपर से कैसा दिखाई देता है, और ये नॉर्मल व्यू है। अब आपने ये तो देख लिया, अब इससे आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, आपको मिड पॉइंट करना है। तो यानी कि मिड पॉइंट के लिए मुझे इन सब चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी, मैं सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूँगी। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है आपके पास x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो x2 इज 9 plus x1 is 6 divided by 2, y2 is 16, y1 is 17 divided by 2। तो ये हो गया आपके पास 15 by 2, ये हो गया आपके पास 33 by 2। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो कोई बात नहीं, हमने अभी तक ये नहीं डिस्कस किया था, आगे चलते हैं। अब हमने इन्होंने बोला है कि रेफर टू द टॉप व्यू देखो और आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। तो ये फिगर है आपकी, यहाँ पर P ढूंढो, कहाँ पर है P, ये रहा, ठीक है। अब आपको इसका डिस्टेंस बताना है y एक्सिस से। अगर आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है,
ये बहुत लाइट सा बॉक्स है तो मैं इसको एक बार डार्क कर देती हूँ जो आप लोगों को दिख जाएगा। आई होप अब आप लोगों को दिख जाएगा ये बॉक्सेस कहाँ पर हैं। पहले बहुत लाइट थे। तो अब आप इन बॉक्सेस को कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप दिख रहे हैं OX है, तो यानी कि ये हो गई आप लोगों की X एक्सिस, और यहाँ दिख रहा होगा OY, तो यानी कि ये हो गई Y एक्सिस। अब जैसे ही आपको X एक्सिस और Y एक्सिस मिल चुकी है तो अब आप A B C D हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जैसे हम 7th चैप्टर में किया करते थे। तो अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने पूछा है हमें P पॉइंट के, क्या पूछा उन्होंने कि P पॉइंट जो है वो Y एक्सिस से कितना दूर है। तो हम देखते हैं Y एक्सिस ये रहा है और P पॉइंट ये रहा, कितना दूर है 1 2 3 4, यानी कि 4 यूनिट्स दूर है। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S। अब A और S पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम A और S से लेकर क्या कर लेंगे, हम काउंट कर लेते हैं, या तो बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं या फिर A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, S के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और उसके अंदर क्या लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो हमने टाइम सेव करना है, टाइम सेव करने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, बॉक्सेस को काउंट कर लेंगे। तो 1, ये रहा A पॉइंट, ये रहा S पॉइंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने यूनिट्स दूर होगा, बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बॉक्सेस दूर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट चलते हैं, find the coordinates of the point which divides the segment joining the point AB in the ratio 1:3। यानी कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो A और B को 1:3 में डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी कोई हमें रेशो दिया होता है हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम वहाँ लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है A और B के अंदर। अब A के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और B के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो अब हमें निकालने हैं A और B के कोऑर्डिनेट्स। कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और अब हम कैसे करेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम देखते हैं कि X तक कहाँ तक जाएगा, ये है A, और अगर हम देखें X एक्सिस पे ये जा रहा है सिर्फ 1 बॉक्स। अगर 1 बॉक्स जा रहा है तो A के लिए X के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पहले 1, और अगर Y के लिए काउंट करते हैं तो Y कहाँ तक जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा A। तो जो y है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y के लिए हो जाएगा आपका 8। सिमिलरली b के लिए भी ऐसे फाइंड करेंगे। b अगर देखें x एक्सिस पे कितनी दूर पड़ता है 1 2 3 4 5, यहीं पर है ना b, तो ये हो गया आपका 5। और अगर ऐसे ही y के लिए काउंट करें तो ये कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जाएगा 10 तक। तो ये आ गया आपके a एंड b के कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला। किस तरीके से लगाएंगे, ये रहा A B, A के कोऑर्डिनेट्स आए थे 1 8 और B के कोऑर्डिनेट्स आए थे 5 10, और मान लेते हैं ये पॉइंट C है जो इसको कट करता है 1:3 में। तो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं CXY, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं M प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n, m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n। फिर यहाँ लिख देते हैं x2 x1, यहाँ लिख देते हैं y2 y1। आई होप आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला की वीडियो देख ली होगी अभी तक। अब ये क्या होता है m n x, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, और जो रेशो होता है वो होता है m और n। तो बस हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। m है आपके पास 1, x2 है 5, n है 3 और x1 है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। सिमिलरली m1 y2 is 10, n3 y1 is 8 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। ये हो गया आपके पास 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 10 प्लस 24 डिवाइड बाई 4, 8 बाई 4 34 बाई 4, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 8.5। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये रहा ऑप्शन 4th इज करेक्ट। सो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इफ अ पॉइंट XY is equidistant from Q and S, then
एक पॉइंट है XY है जो इक्वी डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P है, वो Q पॉइंट से भी उतने ही डिस्टेंस पे है, वो S पॉइंट से भी उतने ही डिस्टेंस पे है, यानी कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये रहा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, जो Q से भी इक्वी डिस्टेंस पे है और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 9, 8 और वो S से भी उतने ही डिस्टेंस पे है और S के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 17 एंड 8, यानी कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स PQ इक्वल हो गया PS के, ये हमें गिवन है। तो हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, PQ के लिए क्या आएगा, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैं मान लेती हूँ ये x1 y1 है, इसके लिए मान लेते हैं x2 y2 है। सिमिलरली PS के लिए भी x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब क्या करना है, हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है बस। x2 सबसे पहले PQ के लिए देख रहे हैं, तो PQ के लिए x2 कितना है, 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 17 माइनस x का होल स्क्वायर और इसके लिए क्या हो जाएगा 8 माइनस y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ क्या है, रूट है, या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, या रूट से रूट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18x, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई y यानी कि माइनस 16y। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी हम यही करेंगे, a स्क्वायर 17 का स्क्वायर इज 289 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 34x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 16y। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ तो इज इक्वल टू का साइन है, तो देखते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आगे चलिए 64 से 64 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 16y से माइनस 16y कैंसिल। क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 2 टर्म बची, यहाँ पर भी 2 टर्म बची। ये आ जाएगा 81 माइनस 18x, यहाँ आ जाएगा 289 माइनस 34x। अब ये इधर आ जाएगा 81 माइनस 289 माइनस 34x, ये आएगा प्लस का 18x। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 802 और यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये भी माइनस का आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 8 और 18x। तो इसको इसे कैंसिल कर देंगे, 208 डिवाइड बाई 18, सॉरी ये हो जाएगा 30 माइनस 34 प्लस 18, ये माइनस का आएगा 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 16 को इससे कैंसिल करेंगे, 16 1 ज़ा 16 4 और 16 3 ज़ा, तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 13। देखते हैं यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन है इसका, यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है और हमारे पास आया x इज इक्वल टू 13। अगर x इज इक्वल टू 13 है तो माइनस इधर x को मैं इधर ले जा सकती हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक आप लोगों को स्केल ड्राइंग दे रखी है जिसमें सेम शेप है ऑब्जेक्ट की बट डिफरेंट साइज है। तो याद हो आप लोगों को, जब कोई ऑब्जेक्ट की सेम शेप और डिफरेंट साइज होता है तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं, राइट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, सेम शेप सेम साइज होता था, राइट। तो ये होती हैं सिमिलर फिगर्स होती हैं, और आपको ये दे रखी है सिमिलर फिगर्स ऑलरेडी बताई हुआ है यहाँ पर, और हम इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। तो और हमें बोला गया है कि अगर हम जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को रोटेट कर देते हैं तो भी ये सिमिलर रहेगा, ट्राइंगल को फ्लिप कर देते हैं तो भी सेम रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं जैसे ये ट्राइंगल है, इसको हमने रोटेट कर दिया तो भी वही रहेगा,
ट्राइंगल इस तरीके से पड़ा तो उसको हमने ऐसे कर दिया तो भी वही रहेगा। यहाँ पर हमने उसको स्लाइड कर दिया, यानी कि यहाँ था उसको हमने इस तरीके से स्लाइड कर दिया तो भी वो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो जो टू शेप्स होती हैं वो सिमिलर रहती हैं रीसाइज करने के बाद, यानी कि छोटा बड़ा कर दो चाहे, यानी कि फ्लिप कर दो उसको, स्लाइड कर दो या फिर टर्न कर दो। ठीक है, तो ये तो हमें चीज़ें दे गई, इन्होंने बता दिया कि सिमिलर फिगर्स तो ऐसी ही होती हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक मॉडल बोट दी हुई है जिसका स्केल 1:4 है। आगे चलते हैं। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। मॉडल ये है, ये एक्चुअल बोट है। जो मॉडल है ना वो कितना है, 120 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो बोट है ना इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर है। आपको विड्थ बतानी है इस मॉडल की। तो सबसे पहले अ मॉडल ऑफ अ बोट इज 1:4। तो यहाँ पर स्केल ऑफ 1:4 कहने का क्या मतलब है? 1:4 का मतलब है कि जो अगर आपका जो मॉडल है ना वो अगर आपका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो जो बोट होगी वो कितनी मीटर लॉन्ग होगी? वो होगी आपकी 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 1:4। अगर 10 डिवाइड बाय अगर मैं 40 करती हूँ तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। ये डायमेंशंस होगी किसकी? मॉडल की। और ये डायमेंशंस होगी किसकी? बोट की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो मॉडल है वो हमारा 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो बोट की जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है। आपको विड्थ बतानी है मॉडल की। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, ये तो यहाँ पर बोट बनी हुई है, यहाँ पर मॉडल बना हुआ है, लेकिन हमें रेशो किसका दिया हुआ है? हमें रेशो दिया हुआ है मॉडल बाय बोट का। ये दिखाओ ना, मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑफ अ स्केल 1:4। तो यानी कि पहले मॉडल है फिर बोट है, उसका रेशो क्या दे रखा है? 1:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो मॉडल की है, मॉडल की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, और जो बोट की डायमेंशन है वो आपको क्या दी हुई है? उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको किसकी विड्थ बतानी है? विड्थ बतानी है आपको मॉडल की। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो विड्थ होगी मॉडल की वो कितनी आ जाएगी? 60 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 4, इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास कितना? 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या आंसर करेंगे इसका? हम ये लगाएंगे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? What will affect the similarity of any two polygons? दो पॉलीगन की सिमिलैरिटी को कौन इफेक्ट करता है? ठीक है, पॉलीगन आप मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस तरीके से बना लेते हैं इसको। कोई भी पॉलीगन बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे हेक्सागन बना लिया। ठीक है, उन्होंने बोला फ्लिप करो हॉरिजॉन्टली। फ्लिप करने से हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पर, फ्लिप कर लो, रोटेट कर लो या स्लाइड कर दो, उससे उसकी सिमिलैरिटी नहीं चेंज होती। तो यानी कि फ्लिप से सिमिलैरिटी चेंज नहीं होगी, इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हमने बताना है किससे इफेक्ट होगी। ठीक है, स्केल फैक्टर से भी जो है सिमिलैरिटी इफेक्ट नहीं होगी। क्यों? अगर ये एक पॉलीगन है, इससे एक छोटा पॉलीगन बना लो, बिल्कुल हाफ बना लो, तो भी इसकी सिमिलैरिटी इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसलेटेड डाउन, अभी अभी हमने बोला ट्रांसलेशन भी इफेक्ट नहीं करेगी सिमिलैरिटी को। क्या बन गया? दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अदर। अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज क्या है कि इसके सामने मिरर रख दो और वो दोनों आपस में सेम सेम ना दिखाई दें, तो दैट मीन्स कि तब वो सिमिलर नहीं होंगे। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर वो मिरर इमेजेस नहीं है तभी वो सिमिलर नहीं है। सिमिलर होने के लिए दोनों फिगर्स को मिरर इमेज होना जरूरी है। मिरर इमेज का मतलब अगर एक फिगर के सामने दूसरा मिरर रख दिया जाए तो वो दोनों बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव स्केल A:B। अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है और मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, ये इसका बिल्कुल डबल है, तो 1:2 है, तो ये हो गया A:B हो गया। ठीक है, कौन सी जो स्टेटमेंट है दोनों ट्राइंगल्स के लिए ट्रू है? कौन सी स्टेटमेंट दोनों ट्राइंगल के लिए ट्रू है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सिमिलर के लिए क्या होता है, दोनों का एरिया भी उसी रेशो में होगा, दोनों के मीडियंस का रेशो भी उसी में ही होगा, दोनों के एल्टीट्यूड्स का रेशो भी उसी में ही होगा। अब पढ़ते हैं। ऑल्सो पैरामीटर,
दोनों का जो पैरामीटर होगा उनका रेशो भी वही होगा। यानी कि अगर ए रेशो बी में दे रखा है उन्होंने दो सिमिलर ट्राइंगल्स का स्केल, तो एरिया भी ए रेशो बी होगा, मीडियन भी ए रेशो बी होगा, एल्टीट्यूड भी ए रेशो बी होगा, पैरामीटर भी ए रेशो बी होगा। तो ये होता है स्केल। अब इसमें पढ़ते हैं। इन्होंने बोला जो रेशो है पैरामीटर का 3:b है। ये तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है, गलत है। लेकिन उन्होंने पूछा कौन सी ट्रू है, तो ये तो गलत हो गई। अगली चलते हैं। जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड A/B है, मैंने अभी भी बताया ना एल्टीट्यूड A/B है, यही आपकी ट्रू है। मीडियंस का रेशो ये गलत हो गया। और बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का रेशो भी सेम होता है, तो यहाँ पर भी एंगल बाइसेक्टर का रेशो भी गलत हो गया। तो कौन सा करेक्ट है? सिर्फ ये वाला करेक्ट है कि उनके एल्टीट्यूड जो होते हैं वो भी रेशो क्या होता है? A/B में होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। 5 मीटर लॉन्ग जो स्टिक है उसकी जो परछाई पड़ती है वो 2 मीटर पड़ती है। सेम टाइम पर एक जो ट्री है वो 12.5 मीटर हाई है और उसकी जो शेडो है वो आपको बतानी है। याद हो तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। कौन से चैप्टर में? 6th चैप्टर में किया हुआ है। इस चैप्टर में हम क्या करते थे? हम करते थे जब भी कभी आपको इस तरीके की हाइट और उस तरीके की शेडो दी होती थी, हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते थे। कैसे प्रूफ करते थे? अगर ये वर्टिकल है ये 90-90 हो जाते हैं, ठीक है। सन का जो शेडो पड़ रही है, तो जो सन की शेडो पड़ रही होती थी उसके लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता था। हाँ जी, इस एंगल का नाम क्या होता था? याद करिए, हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता था? एंगल ऑफ एलिवेशन या सन्स एलिवेशन। सन का जो एलिवेशन बना, एलिवेशन का मतलब जब हम यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनते हैं वो सेम टाइम पर सेम होते हैं। दोनों सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स। तो हम क्या करते थे? जैसे हमने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लिया, एक 90-90 हो गया, एक सन्स एलिवेशन हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। जैसे हमने सिमिलर लिख लिया, अब मैं क्या इसकी साइड्स को रेशो में लिख सकती हूँ? ये हो गया AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें उन्होंने बोला है कि AB जो है वो क्या है? जो है लेंथ ऑफ ट्री है। तो ट्री हाई कितना हाई है? वो 12.5 मीटर हाई है। डिवाइड बाय PQ, ठीक है। PQ क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ स्टिक, यानी कि स्टिक कितने मीटर लॉन्ग है? 5 मीटर लॉन्ग है। इज इक्वल टू BC, BC क्या है? शेडो हमें निकालनी है ट्री की, यानी कि BC हमें फाइंड करना है। QR इज द शेडो ऑफ स्टिक जो कितनी है? 2 मीटर लॉन्ग है, और इसको हमें नीड नहीं है कुछ करने की। अब क्या कर देंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू BC, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया, 5 को इससे कैंसिल कर दिया, 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, ठीक है। अब 2 को ऐसे कैंसिल कर दिया, 5 को ऐसे कैंसिल कर दिया, ये आ गया 5। तो BC आपके पास कितना आ चुका है? 5 मीटर। ये सब मीटर में दे रखी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन 4th, दैट इज 5 मीटर इज करेक्ट। तो अब इसका ई पार्ट पढ़ते हैं। ई पार्ट क्या कहता है? बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूफ। आगे एक फिगर दी हुई है, उसमें बोला गया है कि ABCD एक मॉडल है, वो एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है जो सपोर्ट कर रहा है रेक्टेंगुलर प्रिज्म को, और जो E है, F है, G है, H है, वो सब मिडल पॉइंट्स हैं। अभी फिगर देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ऑल द एजेस ऑफ द पैरामीटर हैव 12 मीटर। तो ये आपको दे रखा है। तो ये आपको फिगर दी हुई है। उन्होंने बोला है कि ये एक तरीके का पिरामिड है, ठीक है, जिसके अंदर ये ट्राइंगल्स हैं। ये आप देख सकते होगे, ये ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इनकी जो साइड्स है ना वो 12 मीटर की है। और आपको दे रखा है कि जो ये है ना FHGF आर द मिड पॉइंट्स। ये क्या है? मिड पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। और ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, तो यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक पिरामिड हो गया। इसके अंदर से ये जो चीजें हो गई, ये हो गई क्या? इस तरीके से, राइट।
तो ये हो गया इसके अंदर का पार्ट। ये इनके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ। वेयर इज ई एफ, ई एफ ये रहा ई एफ, ये रहा ई एफ, ये आपको फाइंड करनी है। वेयर ई एफ इज द हॉरिजॉन्टल एज है ब्लॉक की, ठीक है। तो अगर देखिए पिरामिड के साइड से आपको 12 मीटर गिवन है, तो यानी कि ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और ये इसकी मिड है, यानी कि मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ ये वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ ट्राइंगल TAB अलग से ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर TAB को। ये रहा T, ये रहा A, ये रहा B, और ये है EF है, ठीक है। ये रहा EF। एज आपको गिवन है कि जो E है वो मिड पॉइंट है इसका, F है वो मिड पॉइंट है इसका। आपको AB दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, आपको EF फाइंड करना है, राइट। EF फाइंड करना है आपको। तो अब ध्यान से देखिए, अगर इस ट्राइंगल के अंदर मेरे को क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है ये 12 मीटर, एंड अगर इक्विलेटरल है यानी कि ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, राइट। और क्या गिवन है, और हमें गिवन है E इज द मिड पॉइंट ऑफ 80, E इज द मिड पॉइंट ऑफ 80 एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BT। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 9th में पढ़ी हुई है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या निकलता है कि EF जो होता है वो पैरेलल होता है AB का। ऑल्सो दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि EF जो होता है वो हाफ भी होता है AB का, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गई आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। तो जैसे ही मुझे पता चला मिड पॉइंट थ्योरम से कि जो EF है वो हाफ है AB का, तो मैं अब निकाल सकती हूँ EF की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या है आपके पास 12, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 6 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, दैट इज 6 मीटर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोलाज हाईवे ओवरपासेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पैराबोला क्या होता है। पैराबोला, ये इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, राइट। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, एक हाईवे है, ये हाईवे है, इसके ऊपर जो है अंडरपास जो बना हुआ है, ये किसकी शेप है, ये पैराबोला की शेप है, ठीक है। अब और क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, उन्होंने बोला कि जो पैराबोला जो होता है ना वो इस इक्वेशन का रिजल्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम एक ग्राफ पे बनाते हैं तो हमें एक पैराबोला दिखता है, जिसकी आपको आगे भी ये शेप बताई हुई है, ये रही। इसको भी और इसको भी हम क्या बोल देंगे, पैराबोला। ये ज़्यादा स्टीप हो गया, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल दिखाया गया है और ये ज़्यादा थोड़ा सा और ज़्यादा कर्व हो गया, राइट। अब इसके ऊपर बेस्ड हमने क्या है, क्वेश्चंस हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड के बजाय सबसे पहले अगर हम नॉर्मल इक्वेशन पढ़ दें, क्वेश्चन पढ़े, तो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ द हाईवे ओवर पासिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, जो हाईवे पास हो रहा है अगर वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें जीरोस निकालनी है इसकी। तो ये तो हमें चाहे फिगर ना भी दिखाते तो भी हम कर सकते थे क्वेश्चन। कैसे, इक्वेशन दी हुई है, हमें जीरोस निकालनी है। जीरोस का मतलब क्या है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो हम इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन लिख देंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन, x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, किसी दो नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो आए 8 आए, किन्हीं दो नंबर्स का हम सम कर दें तो वो कितना आए, -2 आए, ठीक है। तो अभी साइंस को कंसीडर नहीं करते, हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स बना लेंगे। 8 के फैक्टर्स बनाओ, 2 4 2 2 2, ठीक है। अब इन 3 2 को ना हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि उनका जो सम आए वो कितना आए, 2 आए। यानी कि आप देख सकते हो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 चले गए, बच गया 2। अब हमें चाहिए क्या, -2 चाहिए। -2 कैसे आएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 लगा दे तो माइनस का 2 आ गया। सिमिलरली माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस का 8 आ गया। ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, x² माइनस 2x को क्या लिखेंगे, स्प्लिट करके -4x प्लस 2x
-8 एज इट इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि -4x प्लस 2x -2x बन रहा है। बस अब हम इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लो, क्या आ गया x -4। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x -4। दोनों सेम सेम लेते हैं, ये आ गया फिर से कॉमन बाहर x -4, ये हो गया x प्लस 2। तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, इधर आके क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो ये दो इसकी क्या आ गई हैं, जीरोस आ गई हैं। चेक कर लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। 4 एंड -2, 4 -3 आ गया, इसका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भी समझ में आएगा आपको तो सिंपल आप इसके क्वेश्चंस देखकर भी आप काफ़ी क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, हमें ग्राफ हमें बताया हुआ है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के उसको भी ग्राफ बना सकते हैं। जैसे हमने अभी अभी बताया, ये पैराबोलाइज तो हैं, ये तो क्वाड्रेटिक के ही तो बने हुए हैं ग्राफ, राइट। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या एक्स और वाई, ये नन ऑफ अबव। ये क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्शन में या एक्सरसाइज 2.1 में ही आपको बताया था। कैसे बताया था, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, इसके ऊपर जितनी बार ये लाइन क्रॉस करती है या इंटरसेक्ट करती है उतने पॉइंट्स जो होते हैं, उतनी जीरोज इसकी पॉसिबल होती हैं। ठीक है, और ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ना, ये एक्स की ही बात हो रही है, तो हम जीरोस किसकी निकालेंगे, एक्स की तो जीरोस निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी लाइन, कौन सी एक्सिस को ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये एक्स एक्सिस को। हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस किसकी पॉलिनोमियल की इक्वल होंगी, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अभी अभी आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, इन्होंने इसी में ही बताया हुआ है। आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन में पैराबोला जो होता है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो बस हमने क्या करना है, पैराबोला को मार्क कर देंगे, राइट। नेक्स्ट, the representation of the highway underpass whose 1 0 is 6 and the sum of the zeros is 0। यानी कि वो कह रहे हैं हमें एक इक्वेशन निकालनी है जिसकी जो एक जीरो है वो तो 6 है और बाकी जो दो जीरोस का जो सम है वो 0 है। इसका मतलब क्या है, हमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती है, मेरे को कैसे पता क्वाड्रेटिक निकालना है, उन्होंने बोला ना हाईवे, और हाईवे किसका था, पैराबोला का। पैराबोला किसकी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, एक इक्वेशन यूज करते हैं। वो कौन सी इक्वेशन होती है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर एस इज सम ऑफ जीरोस, लेट द टू जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, सम क्या हो जाएगा दोनों का, सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट पी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो गई दो जीरोस। एक जीरो हमें क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, लेट द 1 0 बी 6, यानी कि अल्फा हो गया आपके पास 6, और सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है क्या, 0, ये रहा एस अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दे रखा है 0। और जैसे ही मैं यहाँ पर 6 पुट करती हूँ तो मेरे पास बीटा भी आ जाएगा, बीटा आ जाएगा -6। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट निकाल सकती हूँ, अल्फा है 6, बीटा आ गया -6, ये हो गया -36। ठीक है, तो मेरे पास एस भी आ गया, मेरे पास पी भी आ गया। मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स 36 आ रहा है माइनस का, तो -36 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, -36, ये आ गई आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सी आएगी आपकी, ये आ गया सेकेंड, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल कैन हैव, इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले x - 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया -4x प्लस 8,
तो ये आ गई है आपके पास एक क्वाड्रेटिक। अब आपको पता है कि जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। अगर यहाँ x की पावर 3 होती, क्यूब होता, तो वो 3 जीरोस पॉसिबल होती। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबल है? 2 जीरोस इसकी पॉसिबल है, राइट। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। तो 20th क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है और आपको ये टेबल दे रखा है, तो बहुत ही इजी हो गया। तो आप इसके अंदर कुछ है नहीं केस स्टडी का, बस आपको एक टेबल दे रखा है और इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टेबल में आपको ये दे रखा है क्लास इंटरवल, यही होता है ना, टाइम दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अ स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर की रेस है, ठीक है। 100 मीटर की रेस में कितने बच्चों ने कितने टाइम में उसको कंप्लीट किया है? 20 सेकंड तक 8 बच्चों ने कर दिया, 20 से 40 सेकंड्स तक 10 बच्चों ने, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए हमें पता है ये क्या लगाते हैं, हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो मैं इस टेबल को प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में लिख लेती हूँ। यहाँ लिख दूंगी मैं क्लास इंटरवल, यहाँ मैं लिख दूंगी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ मैंने ये चीज़ लिख दी है। हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे सिंपल, दैट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi, ठीक है। अब हमारे पास क्लास इंटरवल है, fi है, ठीक है। समेशन का मतलब क्या है? इसका सम, समेशन fi। तो समेशन का मतलब है इन सबको क्या कर दूंगी मैं? प्लस कर दूंगी। प्लस करके क्या आता है? ये सम करके इसका आता है 40, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? fi xi का मतलब क्या है? मुझे यहाँ पर ऐसा कॉलम चाहिए जो fi और xi को मल्टीप्लाई करके लिख सकूं। तो xi क्या होता है? xi होता है आपके पास मिड वैल्यू, याद हो तो आपको, xi होती है मिड वैल्यू, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इसको देखो, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 0, 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 10 आ गया। 40 प्लस 20 60 डिवाइड बाई 2 30 आ गया। ऐसे आप देख सकते हो 2 का डिफरेंस है, तो आगे आगे आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आ गया 50, फिर अगला 20 का डिफरेंस, अगला 20 का डिफरेंस। एक चीज़ याद रखेंगे, आप लास्ट में एक बार चेक कर लेना कहीं आपने कोई भी सीक्वेंस में मिस्टेक ना कर दी हो। जैसे देखो लास्ट में 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 90 आ गया। और कई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्लास इंटरवल आपका सेम नहीं होता है, तो वहाँ पर भी आपको एक्सआई का ध्यान देना है, राइट। चलिए fi xi मतलब इनको हमने अब मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया 80, इन सब का अब क्या कर देंगे हम? समेशन, समेशन मतलब कि सम fi xi। तो जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1720। बस अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। मीन समेशन fi xi आ गया 1720 और समेशन fi कितना है? 40। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको चेक करते हैं ये कितना आता है। 4 4 जा, ये आ जाएगा 43। ये आ गया आपका मीन 43। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसमें चेक कर लेते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 13 की मॉडल क्लास ये होगी। मॉडल क्लास की जो अपर लिमिट हुई वो क्या हो गई? 60। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। इसका मतलब क्या है? वो पूछ रहे हैं हम कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कब बनाते हैं? मीन फाइंड करते हुए बनाते हैं। हमने अभी मीन फाइंड किया, क्या हमने कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई? नहीं। मोड फाइंड करते हुए भी नहीं बनाते हम, तो क्या बनाते हैं? कब बनाते हैं? मीडियन फाइंड करते हुए हम इसका कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। आपको सम ऑफ द दोनों का सम बताना है, मीडियन क्लास का भी और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स का। तो मॉडल क्लास अभी मैंने आपको बताई, हमने कौन सी निकाली थी मॉडल क्लास? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये, इसकी लोअर लिमिट हो गई 40, ठीक है।
तो आपके पास मॉडल क्लास की तो हो गई लोअर लिमिट 40। अब हमें मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकालनी है। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले CF यानी कि कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे फाइंड करते हैं, इन सब का क्या करते रहते हैं, सम करते रहते हैं। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 8, तो 8 एज इट इज। नेक्स्ट में क्या कर देंगे, इनको प्लस 18 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, 18 को प्लस कर देंगे 13 से, वो कितना हो जाएगा आपके पास 31। 31 में प्लस कर देंगे 6, ये हो जाएगा 37। 37 में प्लस कर देंगे 3, ये हो जाएगा आपका 40। तो जैसे ही आपके पास ये कंप्लीट आता है, ये लास्ट वाली चीज़ क्या होती है आपके पास, n होती है। n/2 करते हैं तो ये 2 आ जाता है, ये आता है आपके पास 20। तो अब 20 से जस्ट बड़ी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, 20 से जस्ट बड़ी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 31 हुई, ठीक है। 31 वाली ये भी क्या हो गई, यही होगी आपकी मीडियन क्लास। तो आप देख सकते होगे मॉडल क्लास भी यही आई आपकी और मीडियन क्लास भी यही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 40 लोअर लिमिट हो गया। तो फिर से मीडियन क्लास की भी कितनी हो गई 40, 40 + 40 ये आ गया आपका 80। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसका भी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर अंदर कितने बच्चों ने रेस खत्म कर ली। तो सबसे पहले देखते हैं 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड से पहले पहले कितने बच्चे हैं, ये तो 60 से अबव हो गए, ये 20 सेकंड, 40 सेकंड, 40 to 60, यानी कि यहाँ तक हमने बच्चों को चेक करना है, क्योंकि ये तो 1 मिनट से ऊपर का टाइम लिया इन बच्चों ने, ठीक है। तो यहाँ तक हम काउंट कर लेते हैं, 8 + 10 18, 18 + 13 दैट इज 31। 8 बच्चों ने 20 सेकंड लिए, 10 बच्चों ने 20 से 40 सेकंड लिए, 13 बच्चों ने 40 से 60 सेकंड्स लिए, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर इतने बच्चों ने अपनी रेस खत्म कर ली। इन सबको प्लस कर दिया तो आ गया 31। तो ऑप्शन इसका भी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ये थे आप लोगों के केस स्टडी के क्वेश्चंस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर आपके पास आएंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। थैंक यू।